वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, अगर आपने 12 लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो जाके देख लीजिए। बिल्कुल ये कंप्लीट आपकी सारी चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूं और बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा हूं कि जितने बेस्ट से बेस्ट नोट्स मैं बना सकूं आप लोगों के लिए बनाऊं। तो लगभग ये अप्रैल के मंथ्स में आपके कंप्लीट हो ही जाएंगे। मैं कंप्लीट कर दूंगा किसी ना किसी तरह से ये पीडीएफ, ठीक है। और लेक्चर्स के रूप में आपको ये सारे के सारा जो कंटेंट है आपको मिलेगा। इतना बेस्ट कंटेंट है कि आप एग्ज़ाम में 90 to 95% तो क्वेश्चन होंगे ही। एक्सेप्शंस में यार कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाया कि कैसे शुरुआत हुई। अरबी आए, उन्होंने अटैक किया, और अरबियों ने जब अटैक किया तो किस तरह से एक गुलाम वंश की जो है वो स्थापना होती है, ठीक है। तो एक रीकैप जो है वो दोबारा से हम लोग देख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत में एक्चुअली में क्या था। हमने पढ़ा स्लेव डायनेस्टी के बारे में, ठीक है, गुलाम वंश के बारे में, ठीक है। ये जो स्लेव डायनेस्टी जिसमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये सबसे पहले आया, ठीक है। ये किसका गुलाम था? ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि व्यापारी लोग जो थे वो ट्रेन करते थे, ठीक है, इनको राजा वगैरह को आगे ट्रेन करके बेच देते थे, और इसी का जो शिकार हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, वो कई राजाओं के पास जाकर के लास्ट में मोहम्मद गोरी के पास आया था। और मोहम्मद गोरी को इसने फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी, तो मोहम्मद गोरी क्या हुआ था उस बैटल में बुरी तरीके से जो है वो घायल हो गया था, और वो मर जाता अगर ये उसको अपने घोड़े पर बिठा करके ना लेके आता। उसके कुछ टाइम बाद मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो फिर इस डायनेस्टी का, गुलाम वंश का बेसिकली जो है वो फाउंडर बनता है। इसके बाद आता है इल्तुतमिश, वो भी इसका क्या होता है, आगे गुलाम ही होते हैं। इल्तुतमिश के बाद आता है आपका बलबन, और बलबन के बाद आपके आते हैं क्यूमर्स। ये आगे उसके अग्रिम वंशज हैं, ठीक है। क्यूमर्स जो होता है, जैसा कि उसके बाद देखिए खिलजी डायनेस्टी आई। खिलजी डायनेस्टी के बाद जो आई आपकी तुगलक डायनेस्टी आई। तुगलक डायनेस्टी के बाद आपकी सैयद डायनेस्टी आई। सैयद डायनेस्टी के बाद आपकी खिर्ज खां सैयद डायनेस्टी जिसके जो फाउंडर थे वो खिर्ज खां थे, और लोदी डायनेस्टी आई, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए, एक डायनेस्टी से दूसरी डायनेस्टी की शुरुआत कैसे होती है। यहाँ पे देखिए इसका जो अंतिम जो शासक था वो शमशुद्दीन क्यूमर्स था, ये अंतिम था। एंड ही वॉज किल्ड बाय, जो नेक्स्ट आपका जो वंश है वो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू होता है, फाउंडर होते हैं। तो वो क्या करता है, वो इस क्यूमर्स को हरा देता है, वो उसको मार देता है। क्यूमर्स वॉज किल्ड बाय जलालुद्दीन खिलजी। वह खुद को दिल्ली के तख्त पर वह खुद बैठ जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी डायनेस्टी है वो शुरू होती है। इसका जो अंतिम शासक होता है वो होता है खुसरव शाह, ठीक है। ये प्रारंभ में इकलौता ऐसा, मतलब ये इकलौता ऐसा हिंदू शासक था जो मुस्लिम धर्म को एडॉप्ट कर लेता था। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। और ये जो खुसरव रहा है अंतिम है इसका खिलजी डायनेस्टी का, ठीक है। ही वॉज किल्ड बाय ग्यासुद्दीन तुगलक, और ग्यासुद्दीन तुगलक जो था क्या था, वो तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था। तो इस तरह से तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत होती है। उसका बेटा आगे मोहम्मद बिन तुगलक आता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका जो कज़न होता है ना, वो होता है आपका फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने कई काम करवाए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसने हरियाणा में हिसार और फतेहाबाद जैसे नगर जो थे वो बसाए थे। जौनपुर भी इसने बसाया था। इसके साथ ये बहुत ही धर्मांध था, धर्म कट्टर था, ये बिगोटरी था। कैसे इसने, और साथ में क्या करा, ज्वालामुखी व पुरी में जगन्नाथ मंदिरों को इसने तुड़वाया था। तो ये भी इसके बारे में माना जाता है, ठीक है। और ये हिंदू लोगों के प्रति जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर था, और बहुत ही ज़्यादा धर्म के प्रति ये कट्टर था, फिरोज शाह तुगलक। इसका जो अंतिम शासक था वो था महमूद शाह, अंतिम शासक, ठीक है। उसके बाद सैयद डायनेस्टी शुरू हुई, और सैयद डायनेस्टी के जो संस्थापक हिरचका हैं उसके जो अंतिम शासक हैं वो आलम शाह हैं। उसके बाद लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी किसने शुरू की थी? आपकी बहलोल लोधी ने की थी, जिसका बेटा है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का आगे बेटा है इब्राहिम लोधी। तो आगे देखते हैं तुगलक जो वंश है। देखिए, महमूद शाह जो हो गया इसका लास्ट हो गया। इसका जो शासन चला था वो 1394 से 1412 तक इसका शासन चला था। और इसके समय में जो तैमूर लंग है 1398 एडी में दिल्ली पर आक्रमण करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। वह दिल्ली को ज़बरदस्त तरीके से जो है वो लूटता है, और कई साम्राज्यों को, इसके कई एरियाज़ को लूटता रहता है, ठीक है। बहुत सारे हिंदुओं को मुस्लिम भी बनवा देता है। 1412 में क्या हुआ,
इसकी मृत्यु के पश्चात, ठीक है, किसकी, महमूद शाह की मृत्यु के पश्चात दिल्ली का जो राज्य है, राज्य का जो संघर्ष है वो महमूद शाह के जो विश्वस्त होता है, महमूद शाह की जो मृत्यु है उसके पश्चात, ठीक है, महमूद शाह का जो विश्वस्त होता है और खिर्ज का होता है, उनके बीच में ये लड़ाई होती है। खिर्ज का कौन होता है बताया था मैंने आपको, जो आपका ये तैमूर है, जितने भी राज्य ये जीत लेता था स्वतंत्र रूप से, उनको इसका अधिकारी घोषित कर देता था, गवर्नर नियुक्त कर देता था खिर्ज खां को। और खिर्ज खां और लास्ट में महमूद शाह का जो विश्वस्त होता है, जिस पर वो विश्वास करते थे, ठीक है, उनके बीच में लड़ाई होती है और फिर उसके बाद खिर्ज खां जो है वो सैयद वंश की शुरुआत करता है। ये एकमात्र ऐसा शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इसने रैयत ए आला की उपाधि जो है वो धारण की थी। आगे देखिए, सैयद वंश का जो आखिरी शासक है आलम शाह है, उस पर क्या होता है, बहलोल लोदी आक्रमण करता है, वैसे दिल्ली से बाहर कर देता है, लेकिन ये इसे मारता नहीं है, ये स्वयं ही अपने आप मरते हैं। और ये जब इसको दिल्ली से बाहर निकाल देता है तो बदायूं नामक जगह पर अपना बसेरा बना लेता है, शरण ले लेता है, और वहाँ पे कुछ टाइम बाद इसकी डेथ हो जाती है। तो ये दिल्ली सल्तनत के बारे में था। और कुछ की पॉइंट्स देखिए जो इम्पोर्टेंट हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो उसकी मैंने आपको खिलजी डायनेस्टी के बारे में बताया था। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर whose empire covered the whole of the India up to its extreme south. Ghiyasuddin was one of the governor during the reign of अलाउद्दीन खिलजी, और ghiyasuddin जो था वो गवर्नर था इसके टाइम पे ही। उसके बाद आता है उसके ही, ठीक है, बलबन जो वंश है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये जो गुलाम वंश है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, क्यूमर्स। ये जो अलाउद्दीन था इसके बारे में मैंने एक ये तो बात बताई थी आपको। बलबन के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, ही ब्रोक द पावर ऑफ दल ए चालीसा। दल ए चालीसा बेसिकली क्या था, एक ग्रुप और एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 40 स्लेव जो थे वो काम करते थे, उसका ग्रुप था। इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो बलबन ने इसको अबांडन छोड़ दिया था, ठीक है, एंड रीस्टोर द प्रेस्टीज ऑफ द क्राउन, एंड that was his greatest contribution towards the stability of sultanate. To keep himself well informed, Balbal appointed spies. इसने बहुत ज़्यादा गुप्तचर भी रखे हुए थे। He created a strong centralized army to deal with the internal disturbances and to check Mongols who were posing a serious threat to। मंगोलों के आक्रमण को भी इसने काफ़ी कंट्रोल में कर रखा था, मंगोलों को भी, जो कि लगातार जो है वो एक तरीके से दिल्ली सल्तनत पर अटैक करते थे उस टाइम पे। नेक्स्ट देखिएगा, ही क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग centralized army to deal with the internal disturbances and to check Mongols who were posing a serious threat to the Delhi Sultanate. He took up the title of Zil-e-Ilahi, that is a shadow of God. He introduced सिजदा, जो कि सर झुकाने वाली राजा के सामने प्रथा होती है, और पाइबोस मीन्स किसिंग द फीट ऑफ किंग। ही एस्टैब्लिश्ड द मिलिट्री डिपार्टमेंट, जिसको हम दीवाने अर्ज बोलते हैं। इल्तुतमिश ने क्या करा, इल्तुतमिश ने एक इक्ता प्रणाली, जिसको भूमिदान भी बोलते हैं, इक्ता प्रणाली, ठीक है। और इक्ता प्रणाली में बेसिकली क्या होता था, कैश मनी के बदले सोल्जर्स को क्या दी जाती थी, भूमि दी जाती थी, लैंड उसको डोनेट कर दी जाती थी। तो और तुर्क ए चालगाई, जिसको हम चालीसा ही बोलते हैं, जो अभी बताया था, वो प्रणाली शुरू की थी। तो बलबन ने क्या किया था, इसको बंद कर दिया था। बलबन को एक महाप्रतापी राजा के नाम से जाना जाता था, और इसने हिंदुओं को भी उच्च पदन पर आसीन करा रखा था। बलबन के ही दरबार में अमीर खुसराव, बहुत इंपॉर्टेंट है अमीर खुसराव, वह अमीर रसन रहा करते थे। अमीर खुसराव के बारे में बताएंगे आगे, एक सूफी संत ये हुआ करते हैं, ठीक है। और इसने क्या करा, इसने अमीर खुसराव और जो आपका निजामुद्दीन औलिया है, इसने 7 सल्तनत ऑफ दिल्ली को विटनेस किया है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इक्ता प्रणाली के बारे में मैंने बता दिया। अमीर खुसरो ने एक बुक भी लिखी है, और इस बुक का नाम जो है वो तुगलकनामा है, ठीक है। और बलबन के ही दरबार में ये फारसी कवि जो थे अमीर खुसरो और अमीर हसन जो है वो रहा करते थे। एक और इम्पोर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में किनको अमीर खुसरो को बेसिकली क्या बोला जाता था, पैरट ऑफ द किंग बोला जाता था, ठीक है, पैरट ऑफ द किंग। और अमीर खुसरो का ही जो नाम था पूरा, वो क्या था, मोहम्मद हसन था, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने अब आपको बता दिया है।
देखिए ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि कुतुबुद्दीन जैसा कि मैंने आपको बताया वो घोड़े से गिर के वो एक्सपायर हो गया था। तो काफ़ी फ़ारसी बुकों में ये सब लिखा गया है, पूरी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है, आपने महाराणा प्रताप का घोड़ा होगा सुना होगा, चेतक, ठीक है, जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को दुश्मनों की सेना से जब वो गिर गए थे तो उसने अपनी प्राण देकर जान बचाई थी। तो ऐसे ही घोड़े का नाम जो शायद आपको शायद ना पता हो, तो शुभ्रक है। उसने भी इस तरह का स्वामी भक्त वाला काम दिखाया था और अपने राजा को अपने प्राण जोखिम में डालकर अपनी डेथ का ख्याल किए बिना बचाया था। तो मेवाड़ का राजा कौन था? कर्ण सिंह था, ठीक है, कर्ण सिंह था मेवाड़ का राजा, और उसको ये बचाया था। हुआ क्या था, जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने राजपूताना पर चढ़ाई की, उस टाइम पे बड़ा आतंक इसने मचाया हुआ था। तो मेवाड़ के राजा जो कर्ण सिंह है, उसको इन्होंने बंदी बना लिया था, ठीक है। और बंदी बनाकर क्या हुआ था, वो रकम वगैरह लूट गए थे, और साथ में ये जो घोड़ा है इसको भी वो अपने साथ लाहौर ले गया था। काफ़ी पसंद आया था उसको। जहाँ पे राजकुमार ने भागने की कोशिश की तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ये रास नहीं आया। उसने क्या करा, जब वो भागने की कोशिश कर रहा था तो इसको सज़ा सुना दी कि इसका सिर काट के वो पोलो का मैच जो है वो खेलने का आदेश दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो क्या करा, वो शुभ्रक पर बैठकर आया था। जिस दिन उसका सर कलाम होना था तो वो उसी घोड़े पर बैठकर आया था। तो जैसे ही शुभ्रक ने अपने राजा को देखा बंदी अवस्था में, उसके जकड़ा हुआ था वो जंजीरों में, ठीक है, तो उसकी आंख में आंसू जो है वो निकलने लगे घोड़े की आंखों में, और उससे रहा नहीं गया। तो उसने फटाफट से क्या करा, अपने राजा क्या नाम, जो उसके ऊपर बैठा होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको बहुत ज़ोर से हिलाया और उसको गिरा दिया एकदम से नीचे। और उसको क्या करा, बड़ी ज़ोर से हिनहिनाते और चित्कार करने लगा, और कुछ ही क्षणों में बेकाबू हो गया। और ज़मीन पर पटकने के बाद उसने क्या करा, उसकी छाती पर, कुतुबुद्दीन ऐबक की छाती पर मजबूत खुरों से उसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रहार किया। कुछ ही प्रहारों में ऐबक की डेथ हो जाती है और सभी चौंक जाते हैं, और पूरी जो सेना है राजकुमार और शुभ्रक के पीछे पड़ जाती है। तो 3 दिन तक लगातार ये हवा से भी तेज़ दौड़ा था, ये विद्युत गति से ये अपनी मालिक की ओर दौड़ा, और उसको वहाँ पर जो उदयपुर जगह है, ठीक है, वहाँ पर ये राजकुमार को जो इसने पहुंचा दिया बिल्कुल सुरक्षित। लेकिन जब ये वहाँ पर पहुंचा तो हुआ क्या था, लगातार ये 3 दिन तक दौड़ा था। तो राजकुमार जब घोड़े से उतरे तो उसने ज्यों ही उसका सर सहलाया तो शुभ्रक ज़मीन पर गिरा पड़ा था, क्योंकि वो बुरी तरीके से थक चुका था, बिल्कुल भी नहीं रुका था। 3 दिन तक लगातार वो भागता रहा और उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, सिर्फ एक राजा को अपने बचाने के लिए। ऐसा मतलब ईमानदार स्वामी भक्त शुभ्रक था। तो शायद आपको ना पता हो, तो ये थोड़ी स्टोरी, ये स्टोरी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर द नॉलेज। तो अब हम करते हैं बेसिकली सूफ़ी संत और भक्ति आंदोलन के बारे में, ठीक है। भक्ति आंदोलन और सूफ़ी जो आंदोलन है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में ही मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।